डीआरडीओ भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार के लिए, भारत के रक्षा विभाग के लिए, रक्षा यानी सेना के लिए बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, चाहे फिर वो ड्रोन हो, चाहे फिर मिसाइल डेवलपमेंट हो, तमाम प्रकार की चीजें करता है ताकि हमारी सेना उन्नत तरीके से सुसज्जित हो और दुश्मन से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तत्पर रहे। ऐसे में हाल ही में डीआरडीओ का एक किया गया कारनामा, जिसमें इसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, यह एक बहुत बड़ी न्यूज बनकर आता है। हेडलाइंस बनती हैं कि इंडिया ने सक्सेसफुली अपना फ्लाइट ट्रायल कंप्लीट कर लिया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो यह कितनी बड़ी बात है? तो यह बात इतनी बड़ी है कि हमने वो एलीट क्लब ज्वाइन कर लिया है जिन देशों के पास, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना और अब भारत, नॉर्थ कोरिया भी क्लेम करता है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की क्लेम्स को कोई भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। ऐसे में दुनिया के 4 ही देश अब ऐसे हैं, चाहे फिर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को शुमार करें, तो भी उनके पास भी आज जो मिसाइल नहीं है वो हमारे डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है। यह सुर्खी वर्तमान में दुनिया भर के अखबारों में भारत समेत छाई हुई है। तो यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इस खबर के मायने क्या हैं, आज के सेशन में हम ये सारी बातें डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में भारत में उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर ग्लाइडेड व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था, जो शनिवार रात को हुआ था, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसका ट्वीट 17 नवंबर को सुबह किया गया था और इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो साझा किया था जिसमें यह कुछ इस तरह से उठकर उड़ते हुए ब्लास्ट के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। नोटिस करने की बात है कि यहां पर जो टाइमिंग है वो ब्लर किया हुआ है, सो दैट आपको असल में ना पता चल जाए कि इसकी स्पीड क्या है। लेकिन दुनिया को तो हमने बता दिया कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और यह सक्सेसफुल कंडक्ट किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण। अब यह हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से 5 गुना तेजी से मार करने में सक्षम होने वाली मिसाइल। आवाज की गति को मैक में अगर नापा जाता है तो यह 5 मैक की स्पीड पर लक्ष्य को भेद सकने वाली मिसाइल है, जो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ट्राई की गई है, चलाकर ट्राई किया गया है। यह अपने आप में हमारे आर्म्ड फोर्सेस को बहुत मजबूती देगा। जैसे ही यह जानकारी आई थी, इसके बाद ही हमने सेम डे घंटे भर के अंदर अपने ट्विटर हैंडल पर आप लोगों को इसे अपडेट कर दिया था, यानी कि मॉर्निंग में ही मैंने आपको इसे अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी के रूप में साझा कर दिया था। कनेक्टेड रहने के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब इन मिसाइल्स में फैसिलिटी क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम यह कह रहे हैं कि यह दुनिया के 4 ही देशों के पास है? नॉर्थ कोरिया क्लेम भले ही करता हो, लेकिन दुनिया मानती नहीं है उसके क्लेम्स को, क्योंकि वो ठीक है, मतलब वो चाइना का ही एक्सटेंडेड आर्म है। जैसे कल को बेलारूस कहे कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो माना जाएगा कि वो रशिया का दिया हुआ है, कुछ वैसे ही। हाइपरसोनिक क्लब में जब भारत शामिल हुआ तो इसकी विशेषताएं भी जान लीजिए कि ऐसा क्या है जो और देश इसके साथ नहीं कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली जानकारी, यह आवाज से 5 गुना तेजी से मार कर सकती है। आपके दिमाग में बेसिक प्रश्न आएगा, आवाज से 5 गुना क्या? दुनिया के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि इससे भी तेज गति से मार कर दे? जी नहीं, ये क्रूज मिसाइल है। अब ये क्रूज मिसाइल क्या होती है ये समझाएंगे आपको थोड़ा सा आगे चल के। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें यूज किया गया इंजन। इसमें जो यूज किया गया इंजन है उसका नाम स्क्रैमजेट इंजन है। अब ये स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है थोड़ा और आगे चलेंगे समझाएंगे, बस शुरुआत में इतना समझ लीजिए। ऐसा इंजन जो एक्टिवेट ही 5 मैक से ऊपर होता है, मतलब एक तरह से वो इंजन है जिसको लगा दिया, इसका मतलब ही ये है कि आपने 5 मैक क्रॉस कर दिया है। हमारी तकनीकी में स्क्रैमजेट का उपयोग हो रहा है, यही अपने आप में एक बड़ी सफलता की निशानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह चलते चलते रास्ता बदल सकता है, मतलब अगर आपने एक बार इसे चलाया तो यह मैन्यूवरिंग कर सकता है, रास्ते बदल सकता है। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद टारगेट पर तो जा सकता है, लेकिन आपने अगर बीच में बदल दिया टारगेट की, दूसरी टारगेट पर जाकर मार करना है तो यह मार कर सकता है। इसी कारण से अगर कभी रडार इसे कैप्चर कर भी ले कि देखिए वो जा रही मिसाइल, तो इतना तेज गति से जाती हुई मिसाइल है कि पहले तो कैप्चर नहीं होती, और अगर हो गई तो आप जब उसको मारने के लिए दूसरी तरफ से मिसाइल चलाएंगे, यह अपना रास्ता बदल सकती है। इसलिए दुश्मन के अंदर इसकी बहुत बड़ी चिंता होती है, मतलब तमाम प्रकार के आपने डिफेंस इक्विपमेंट लगाए हुए हैं और यह उसके बावजूद जाकर ठिकाने पर मार कर सकती है। हमने जो मिसाइल फिलहाल टेस्ट की है, यह 1500 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मार कर सकती है। फिलहाल 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर इसे टेस्ट किया गया है। मिसाइलों की जो रेंज है, उन रेंजेस में 1 मैक से कम स्पीड जब किसी मिसाइल की होती है तो उन्हें सबसोनिक कहा जाता है। आवाज की गति पर चलती हैं तो उसे ट्रांससोनिक कहा जाता है। आवाज की गति से तेज चलती हैं तो उन्हें सुपरसोनिक कहा जाता है, लेकिन 5 गुना आवाज से तेज अगर निकल जाएं तो उन्हें हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो जो हमने मिसाइल परीक्षण किया है वो हाइपरसोनिक है। अब बेसिक सवाल आया, सर हमारे पास अभी तक दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल
ब्रह्मोस थी, वो कौन सी मिसाइल थी भाई? वो मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल थी। इसकी स्पीड लगभग 3 मैक के आसपास है, यानी आवाज की गति के 3 गुना तक यह चल सकती है। लेकिन हाइपरसोनिक अब परीक्षण हो गया है, तो क्या हम यह मान सकते हैं कि हमने ब्रह्मोस से भी फास्ट मिसाइल बना ली है? बिल्कुल आप मान सकते हैं, और यह जान भी सकते हैं कि आने वाले समय में हम ब्रह्मोस को अपडेट करके इसे और तेज मिसाइल में कन्वर्ट करने का जो प्लान लेकर चल रहे हैं, उसके लिए आज का यह परीक्षण बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल में हम हाइपरसोनिक करेक्टर और लॉन्ग रेंज मिसाइल डिलीवरी का ही फीचर फिलहाल डाल रहे हैं। मतलब फिलहाल जो हमारी ब्रह्मोस है वो 290 किलोमीटर तक ही मार कर पाती है, आवाज से लगभग 3 मैक की स्पीड पर, यानी सुपरसोनिक स्पीड पर। आने वाले समय में हम इसे 1500 किलोमीटर की रेंज तक ले जा रहे हैं और इसकी स्पीड बढ़ाकर 5 मैक तक रख रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न बेसिक सा बनेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा आवाज बढ़ाने से? रेंज बढ़ा तो पहले भी सकते थे, हमने इतने सारे टेस्ट पहले किए हुए हैं सर। हम तो वो लोग हैं जो इसरो के माध्यम से बहुत बहुत ऊंचाई तक अपने सैटेलाइट्स रॉकेट्स के थ्रू भेज देते हैं। पीएसएलवी, जीएसएलवी जैसे रॉकेट्स हैं जो इतनी ऊंचाई तक जाते हैं, तो हम 290 के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? जब चाहे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास तो खूब टैलेंट है। तो इस टैलेंट को थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए साथियों। अगर आपने कभी कभी क्रिकेट खेला है और क्रिकेट में फील्डिंग के दौरान बॉल को थ्रो किया है, तो आप मेरे इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो लोग बॉल को थ्रो करते समय जमीन के समानांतर थ्रो करते हैं, वो बहुत दूर रखे विकेट को हिट नहीं कर पाते हैं और वो परेशान होते हैं कि मेरा थ्रो इतना दूर तक क्यों नहीं जा पा रहा। वहीं जब फील्डर थ्रो करते समय बॉल को जमीन से कुछ एंगल उठाकर थ्रो करता है, सामान्यतः 45 डिग्री पर अगर थ्रो करता है, तो वो बहुत दूर तक जाकर के पहुंचता है। यानी कि स्टेडियम में बिल्कुल बाउंड्री पर खड़ा हुआ खिलाड़ी भी बॉल को विकेट तक फेंक पाता है यदि उसने थ्रो को सही ऊंचाई पर उठाकर फेंका है। यह एक बेसिक अंतर है जिसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व है। अब इसको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। जिस प्रकार से मैंने बॉल के केस में आपसे कहा कि बॉल फेंकने वाला व्यक्ति अगर बॉल को इस तरह से फेंके तो वो दूर तक जाएगी, और अगर वो जमीन के समानांतर फेंके तो वो जल्दी गिर जाएगी। ऐसे में अगर जमीन के समानांतर फेंकते हो तो वो गिरती क्यों है? तो आंसर है जमीन की तरफ से लगने वाला, अर्थ की तरफ से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यही कारण है कि जब क्रूज मिसाइल्स, अच्छा इसी आधार पर मिसाइलों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। मिसाइलें जो इस प्रकार के परवलयाकार पथ पर जाकर के अटैक करती हैं उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, और जो जमीन के समानांतर जाकर अटैक करती हैं उन्हें क्रूज मिसाइल कहते हैं। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का ये जो बेसिक अंतर है, अगर आप इसे समझ जाएं तो बैलिस्टिक मिसाइल एक परवलयाकार पथ बना करके टारगेट पर अटैक करती है और क्रूज मिसाइल जमीन के समानांतर चल के टारगेट को हिट करती है। ऐसे में जमीन के समानांतर चलना बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि आपको गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए आपको बहुत गति देनी होती है। जब आप गति बढ़ाएंगे तो आप दूर तक अटैक कर पाएंगे। तो संभवतः अब आप इस वैल्यू का मतलब समझ गए हो कि हम 2.8 मैक पर जब थ्रो करते हैं मिसाइल तो वो 290 किलोमीटर तक जा रही है। अगर इसकी रेंज बढ़ानी है तो मुझे यहां पर और गति बढ़ानी होगी, और अगर मैं इसे 5 मैक तक ले जाता हूं तो स्वाभाविक है कि मैं इसे और दूर तक फेंक पाऊंगा। और ऐसे में फिलहाल हम 1500 किलोमीटर का टेस्ट कर रहे हैं, यानी ब्रह्मोस आने वाले समय में 5 मैक पर ही 1500 किलोमीटर जा पाएगी। हम 2.8 मैक पर इसे आगे नहीं ले जा सकते। अर्थात अगर हमें दूर तक मिसाइल फेंकनी है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर बॉलर को अपनी बॉल दूर तक फेंकनी है तो उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अर्थात भविष्य में होने वाले ब्रह्मोस के अपडेट आज किए गए इस परीक्षण से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। यही कारण है कि अप्रैल 2023 की यह खबर कि इंडिया और रशिया ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन बनाने वाले हैं, यह इस आज की खबर से डायरेक्ट रिलेट होता है। हम ब्रह्मोस के नए वर्जन की टारगेट तैयारी में हैं, जिसमें रशिया अपनी जिरकॉन मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी संभवतः भारत से साझा कर पाएगा, ताकि हम लोग मिलकर रूस के साथ ऐसी ब्रह्मोस अपडेटेड वाली बना पाए। यह 2023 की खबर थी। अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं, और यही कारण है कि यह खबर आज बहुत मायने रखती है। अब यह कितनी खबर मायने रखती है? पिछले साल यानी कि आज से 2-3 साल पहले चाइना ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया था तो अमेरिका खुद चिंता में चला गया था, क्योंकि चाइना के द्वारा इस तरह की मिसाइल का परीक्षण, देखिए दुनिया का कोई भी देश हाइपरसोनिक को बैलिस्टिक मिसाइल पर ट्राई कर सकता है। क्रूज पर मिसाइल टारगेट करना एक अपने आप में, मतलब कहिए कि आपका पता चल जाएगा कि आप में कितना दम है। पता चले आप बोल तो दिए कि हमने साहब स्पीड बढ़ा दी और वो ज्यादा दूर तक गई नहीं, तो दुनिया को आपका राज खुल जाएगा। बैलिस्टिक में क्या है कि आपको हाइट पर फेंकना है,
कितना हाइट पर गया पता नहीं चलेगा सर, हमने बहुत बड़ा पाथ ले लिया था और फिर हम जब जमीन में बगल में गिरा लिए। इस चक्कर में यह चीज अपने आप में बड़ी है। जब चाइना ने 2 साल पहले की थी तो अमेरिका खुद इस बात को लेकर चिंतित हुआ था कि इन्होंने ये बना कैसे लिया, क्योंकि अमेरिका के बाद रशिया और रशिया के बाद चाइना, ये 3 ही देश असल में ऑफिशियली हाइपरसोनिक मिसाइल रखते थे। चाइना ने हमसे 2 साल पहले 2021 में ही इसे बनाया है। अच्छा, क्या हमने इसके लिए नोटम जारी किया था? बिल्कुल, हमने इसके लिए प्रॉपर 15 से लेकर 17 के बीच में मतलब नोटिस जारी किया हुआ था एयरमैन के लिए कि भाई इस एरिया से मत निकलना क्योंकि हम यहां पर परीक्षण करने वाले हैं। उड़ीसा के बालासोर के नजदीक इस तट से हम जब ये परीक्षण करते हैं तो यहां पर सबको बोल देते हैं कि भाई कुछ भी लेके मत उड़ना, मिसाइल लग जाए तो फिर हमसे मत कहना। तो फिलहाल के लिए हमें यह बात समझ में आती है। तो हमें अब तक क्या क्लियर हो चुका है कि हमारी यह मिसाइल क्रूज है। अब इसके अंदर इंजन कौन सा लगा है? जैसे हम जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उन गाड़ियों के अंदर स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इस गाड़ी का यह इंजन खास है। ऐसे ही मिसाइलों में अलग अलग प्रकार के इंजन लगते हैं। आज मैं आपको 2 प्रकार के इंजन बता रहा हूं, एक है रामजेट इंजन और एक है स्क्रैमजेट इंजन। मतलब रामजेट से आगे एससी और लग गया है, स्क्रैमजेट इंजन है। अब ये रैमजेट और स्क्रैमजेट फिलहाल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स में यूज होने वाले बेहतरीन इंजन कंसीडर किए जाते हैं। जो फिलहाल हमारी ब्रह्मोस चल रही है, यानी ये कहिए कि जो हमारे सुपरसोनिक मिसाइल चल रहे हैं वो चलते हैं रैमजेट इंजन के ऊपर, और जो स्क्रैमजेट इंजन है इस पर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम चलते हैं। स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक फिलहाल इसरो अपनी लॉन्च व्हीकल्स में यूज कर रहा है। आपको अब ये स्क्रैमजेट के बारे में समझना है। स्क्रैमजेट में होता क्या है, मतलब इस इंजन की खासियत क्या होती है, क्यों इसे इतना खास माना जाता है, इसके लिए थोड़ा सा स्क्रैमजेट के बारे में जान लीजिए। देखिए होता क्या है, इंजन असल में है क्या? इंजन वो है जो आपको उड़ने की ताकत दे रहा है। स्क्रैमजेट मिसाइल इंजन्स में एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी होती है, और वो टेक्नोलॉजी ये कि जब हवा में उड़ें तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को ही फ्यूल के रूप में यूज कर लें। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई सर, फ्यूल के रूप में यूज कर लें मतलब क्या है? देखिए असल में जलने के लिए तो हमारे पास हाइड्रोजन एज ए फ्यूल भेजी जाती है मिसाइल के इंजन में डालकर, लेकिन उसे जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आज दुनिया में कहीं भी आग लगे, उस आग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना आग में घी डालना, असल में आग में ऑक्सीजन डालना ही असल में आग में घी डालना है। अगर ऑक्सीजन जितनी ज्यादा आग को उपलब्ध होगी वह उतना फैलेगी। ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजर काम करती है। अगर किसी जगह आग बुझाना हो तो कहते हैं ऑक्सीजन वहां की खत्म कर दो। कई बार आपने बचपन में एक करामात की होगी कि माचिस की तीली जलाई, मुंह में रख ली और दिखाया देखो हमारा मुंह नहीं जल रहा। वो क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि अंदर जाती तीली बुझ गई, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। अगर अंदर ऑक्सीजन होती, अगर आपको यही करामात माचिस की तीली वाली करनी है तो खुले मुंह में तीली रखकर दिखाओ, मान जाएंगे कि आपको जल नहीं रहा है। असल में वो डालते ही करके जो बंद करते हैं, असल में वो ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। ऑक्सीजन खत्म, माचिस की तीली का डर खत्म। कई बार आपने जादूगरों को मतलब कलाकारों को देखा होगा कि मुंह में डीजल भर करके फूं फूं फेंक के आग लगाते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं भरी हुई है, इसलिए आग का डर नहीं है। ऑक्सीजन लग गई तो सब जल जाएगा। ऑक्सीजन ही आग लगाने का काम करती है। स्क्रैमजेट इंजन चूंकि हम क्रूज मिसाइल में रख रहे हैं, एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में उड़ रहा है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये वो क्षेत्र है जहां ऑक्सीजन मिल सकता है। स्ट्रेटो में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ट्रोपोस्फेयर में ही क्रूज मिसाइल्स उड़ रही हैं, और उड़ते ऑक्सीजन ट्रोपोस्फेयर में क्रूज मिसाइल वहां की ऑक्सीजन को एज ए ऑक्सीडाइजर यूज कर सकता है, और एज ए ऑक्सीडाइजर यूज करके बहुत ही कंप्रेसिव तरीके से ये हाइड्रोजन फ्यूल के साथ उसे मिक्स करने की नेचर रखते हैं। तो सर आपने तो ऐसे बता दिया कि कल को मैं भी इंजन बना लूंगा। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, समझने वाली बात यह है कि इस टेक्निक का उपयोग ही 5 मैक से ऊपर होता है। यानी कि आप इस एयर को कंप्रेस करके हाइड्रोजन को दे ही तब पाएंगे जब आपकी मिसाइल 5 मैक से ऊपर जा रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ 5 मैक तक पहुंचाने के लिए आपने हो सकता है कोई और इंजन काम में लिया हो, यानी पहले इसे धक्का किसी और इंजन से दिया, फिर इसके अंदर दूसरा इंजन आकर के चालू हुआ। यानी शुरुआत के लिए कुछ और था। यह बिल्कुल वैसे है जैसे हवाई जहाज जब उड़ने की तैयारी में होता है तो पहले लुढ़कता तो अपने नॉर्मल इंजन से है, लेकिन जब लिफ्ट करने वाला होता है तब उसके अंदर सारे अपने इंजन चालू होते हैं जो उसको लिफ्ट देते हैं। एग्जैक्टली स्क्रैमजेट इंजन तेज गति पर ही चालू होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह स्क्रैमजेट की विशेषता फिलहाल यूज में ली जा रही है हमारे इस इंजन के अंदर, ठीक है, जो कि आगे अगर यूज कर लिया जाए तो यह 15 मैक तक की स्पीड पर इंजन को ले जा सकता है। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। इसलिए आप याद करिएगा, हम पहली बार क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन यूज कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने हाइपरसोनिक का कौन सा वर्जन यूज किया है? अब हाइपरसोनिक गति तो पकड़ ली हमने 5 मैक से ऊपर की। अब 5 मैक से ऊपर की गति बनने के बाद में 2 प्रकार की स्किल्स आती हैं। पहला, देखो बैलिस्टिक तो सबको पता था कि परवलयाकार पाथ पर उड़कर जाएगा और मार करेगा। दूसरा पाथ होता है कि मिसाइल उड़ी, उड़कर के एक हाइट पर पहुंची और वो जमीन के समानांतर समानांतर उड़ना शुरू हुई। अब समानांतर उड़ने में भी 2 गतियां हैं। एक गति कौन सी है कि उड़ती हुई मिसाइल यों लहरा लहरा कर उड़े, यों टेढ़ी मेढ़ी उड़े,
और जब ये टेढ़ी मेढ़ी उड़ती है तो इस पाथ को कहते हैं ग्लाइड व्हीकल। ये कुछ वैसे है जैसे आपने कभी बचपन में पन्ने से हवा बनाकर हवाई जहाज बनाकर यूं उड़ाए हो, तो वो जो ग्लाइड बनाकर उड़ाते हो तो वो बड़ा ही तैर तैर कर उड़ते हुए लैंड करता है। कभी वो स्पष्ट गति नहीं पकड़ता, बस वो लहरते हुए पकड़ता है। एग्जैक्टली अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ही क्रूज इंजन इस तरह तैर करके अपने लक्ष्य तक जा रहा है तो यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहला रहा है। और अगर कभी ये पैरेलल सीधा उड़ करके टारगेट को हिट कर रहा है तो यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम कहलाता है। हम लोगों ने इस क्रूज मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया है, ग्लाइड को नहीं किया है। अब ग्लाइड अच्छा है या बुरा है, देखो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस ग्लाइड को ज्यादा अच्छा बताते हैं। तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि क्रूज में फिर भी एक बार आपको स्पष्ट पाथ देकर अंदाजा हो सकता है कि कोई मिसाइल जा रही है। ग्लाइड में तो कंफ्यूज करने के बहुत से तरीके हैं। आप चलाए कहीं थे, फिर उड़कर कहीं गई, फिर कहीं गई, फिर कहीं गई, आप लक्ष्य पता नहीं लगा पाएंगे कि बचाना किसे है। अब इधर जा रही है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे क्रिकेट के अंदर आप लोग बॉल को स्पिन कराते हैं, फेंकते इधर है जाती उधर है। एग्जैक्टली ये वाली चीज यहां पर हो रही है ना। तो ग्लाइड मिसाइल सिस्टम चाइना ने डेवलप कर रखा है। हमने जो मिसाइल सिस्टम यूज किया है वो क्रूज मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल सिस्टम इस प्रकार से पाथ जमीन के समानांतर बना के चलता है। इसकी फायदे क्या होंगे? तो हाइपरसोनिक की सबसे बड़ी बात क्या हो गया? लो ट्राजेक्टरी पर उड़ती है। लो ट्राजेक्टरी मतलब बहुत ऊंचाई नहीं पकड़ी। अच्छा, बहुत ऊंचाई पकड़ लेती तो क्या होती? देखो, जितने भी जमीन पर हम डिफेंस सिस्टम लगाते हैं वो रडार से बने होते हैं जनरली, या थर्मल इमेजिंग यूज करते हैं। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब आपकी मिसाइल अगर ऊपर गई तो यहां पर खड़ा हुआ रडार ऊपर से उड़ते एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर अपनी रेडियो वेव्स फेंकता है और जब वो टकराकर वापस लौटती है तो ये कंफर्म कर लेता है कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो हमारी सीमा में आ रहा है। अवेयरनेस मिल जाती है रडार को कि साहब मिसाइल चल चुकी है। दूसरा, फिर थर्मल इमेजिंग करते हैं कि गर्मी अगर आ रही है इसका मतलब किसी ने गोला चला दिया है। जनरली ये जो आयरन डोम वगैरह सिस्टम है ये थर्मल इमेजिंग और रडार यूज करते हैं जिससे कि ये डिफेंस कर पाते हैं। अब देखिए, इधर की तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल अगर आपने चलाई है तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इतना ऊंचाई पर ये गई नहीं तो इधर खड़ा हुआ जो रडार है वो इसे इतना ऊंचाई से टारगेट करने के लिए चिंतित, मतलब भाई आप तो ऊपर मुंह करके खड़े हो और वो यहां से नीचे से आ गया। ये बिल्कुल वैसे हुआ। घर में कई बार आपने देखा होगा कैमरे लगाए हुए होते हैं ताकि कोई घुसेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन कैमरे के नीचे एक शैडो जोन होता है, यानी कि जहां कैमरे की रेंज है उसके नीचे का एक क्षेत्र है जहां से चोर निकल गया या कोई भी निकल गया तो आपको पता नहीं चलेगा कोई आया या नहीं। जिसको चोरी करनी है वो इस शैडो जोन का यूज करता है जिसे ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। ऐसे ही रडार का ब्लैक स्पॉट यूज करता है क्रूज मिसाइल सिस्टम, इसलिए इसे कहा जाता है कि पकड़ में नहीं आता है। नंबर एक बात। दूसरा, ये वजन ले जाने में सक्षम होता है, काफी ज्यादा वजन एक साथ ले जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, अगर आपको बैलिस्टिक मिसाइल भेजनी है तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज पर भेजने के लिए यूज में लेते हैं। आपने वजन ज्यादा दिया, लॉन्ग रेंज तक ट्रैवल कराना है, तो जैसे अगर आपकी गाड़ी में बहुत सी सवारियां बहुत दूर तक भेजनी है तो टेक्निकली एफिशिएंसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब आप कम वार हेड भेजकर दूर तक भेजना चाहेंगे ताकि कम ईंधन में दूर तक की यात्रा करा दें। लेकिन आपको नियम कम दूर तक जाना है और कम दूर तक जाना है तो आप ज्यादा वार हेड ले जा सकते हैं। इसलिए जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो जनरली ज्यादा वजन ले जाने के लिए ट्रेडिशनल हथियारों के रूप में यूज की जाती हैं। मतलब ज्यादा बड़ा वजन से गोला कहीं गिराना है तो क्रूज मिसाइल से उठा के गिराया जाता है कि ले फेंक दे जोर से, तो ये फेंकने के काम आती है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझिए कि भाला हल्का है तो बहुत दूर तक चला जाएगा, लेकिन वो जो गोला फेंकते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाता क्योंकि गोले के अंदर वजन ज्यादा है, बहुत दूर तक नहीं जा पाता। ठीक है ना। अच्छा, आगे की तरफ यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइलें कई टन परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकती हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताई जा रही है और वो क्या है, वो है कि ये अंडरग्राउंड बने हुए जो गोडाउन्स हैं उन्हें हिट कर सकती है। अब इसको ऐसे समझिए, मतलब अगर किसी मिसाइल को आपने एक तो यूं हल्के से फेंका और एक कोई बहुत तेज गति से फेंका, तो तेज गति से फेंकने में ना केवल वो जल्दी पहुंच रही है बल्कि उसने गति के कारण जो अपने अंदर ताकत प्राप्त की है वो उसके अंदर पेनिट्रेशन बहुत बढ़ा दे रही है और उस हाई स्पीड की वजह से वो अंडरग्राउंड रखे हुए जो गोदाम हैं उनको हिट कर सकती है। इसको ऐसे समझिए, अभी जब इजराइल और लेबनान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो आपको याद होगा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का एक आतंकी था नसरुल्लाह। उस नसरुल्लाह ने जमीन के अंडरग्राउंड में अपना घर बनाया हुआ था और यह भी पता होगा कि गाजा पट्टी के अंदर हमास के आतंकी टनल बना के रहते थे, लेकिन टनल्स के ऊपर या फिर नसरुल्लाह को टनल में इजराइल ने खत्म कैसे किया। उसके अंदर आपको तस्वीरें आपको याद होंगी, हमने इस तरह की दिखाई थी, आपको बताया था घरों में इस प्रकार से ये बनाए हुए थे या टनल्स में छुप छुप करके ये सब रहते थे। ऐसी बहुत सी टनल्स आपको याद होंगी जो उस समय काफी सुर्खियों में आई थी कि देखो इस तरह से ये टनल्स में रहते हैं। तो इन टनल्स में बनाकर रहते क्यों हैं? ताकि जनरल कोई भी बम आएगा तो वो बस ड्रॉप किया जाता
जाता है, वेग से नहीं फेंका जाता। जनरल ड्रॉप किया है तो वो ऊपर ही फटफटा के रह लिया, कोई वेग से फेंकेगा तो ही बहुत अंदर तक डीप पेनिट्रेट करता है। ऐसे में ये जो मिसाइलें हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज है, ये जब किसी टारगेट को हिट करती हैं तो ये डीप डाइव हिट करती हैं, और डीप डाइव हिट करके दुश्मन ने अगर गोला बारूद जमीन की गहराइयों में छुपा कर रखा है तो ये उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती हैं। चौथी इसकी विशेषता क्या होती है, ये रास्ते में चलते चलते मैनूवर कर लेती हैं, यानी कि रास्ता बदलने में, टारगेट बदलने में, अपने लक्ष्य में ये माहिर होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी इसी क्षमता के कारण ये खुद से भी बच जाती हैं, उड़ते उड़ते ये रास्ता बदल लेती हैं। अब होता क्या है, कुछ कलाकार इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं कि सर ये मैनूवरिंग कर लेती हैं, मैनूवरिंग कर लेती हैं, इसलिए ये ग्लाइड फीचर है। दोबारा सुनिएगा, ग्लाइड फीचर को और जो क्रूज मिसाइल फीचर को, इन दोनों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। फिर से समझिए, मैनूवर कर लेना यानी चलते चलते अचानक स्पीड बदल लेना, ये आपके पास टेक्नोलॉजी गिवन है स्क्रैमजेट इंजन में। स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी है जो आपको मैनूवर करने की फैसिलिटी देता है। तो हाइपरसोनिक में मैनूवर फैसिलिटी आ गई, लेकिन एक बनाया ही इस तरह से गया है कि वो अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही लहराता हुआ जा रहा है, उसे ग्लाइडर के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस इंजन के बारे में कहा गया है कि ये मैनूवर कर लेता है, मतलब ये ग्लाइड भी कर पाएगा, दिशा बदल रहा है ना, इसलिए ग्लाइड कर पाएगा। लेकिन जो चाइना वालों ने बनाई है वो शुरू ही ग्लाइड करते हुए होती है। आपने लॉन्च किया, लहराते हुए पता चल रहा है कभी रशिया की तरफ मुड़ गई, कभी यूं घुस गई, कभी यूं घुस गई और जाकर अमेरिका पर गिर गई, मतलब उस तरह का मिसाइल सिस्टम ग्लाइड सिस्टम है। ठीक है, मैनूवर किए बिना ही वो मैनूवर हो रहा है। फिलहाल के लिए ये मैनूवर करने की क्षमता रखता है। इस तरह से हमने अपने लिए एक मिसाइल बना ली। क्या यह मिसाइल अचानक बनाई है? जी नहीं, हम 2020 से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके पीछे जो असल मकसद है वो हमारी ब्रह्मोस 2 की रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक ले जाना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ब्रह्मोस 2 को अगर दूर तक मार करानी है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगर 1500 किलोमीटर तक ले जाना है। हमने अभी यह बोला है कि हमने हाइपरसोनिक परीक्षण किया है। हमने हाइपरसोनिक में कितना स्पीड का परीक्षण किया है ये डिस्क्लोज नहीं किया है। हाइपरसोनिक 5 मैक पर होता है तो हम मानने को तैयार हो गए कि 5 मैक तो मिनिमम होगा ही, लेकिन जब 3 मैक पर या 2.8 मैक पर यह 290 किलोमीटर मार कर रही है तो हम यह मानकर चलें कि 5 मैक अगर हो गया होगा तो भाई पकड़ लो 500 किलोमीटर तक चली जाएगी। लक्ष्य तो 1500 है। तो पहले के विशेषज्ञ कहते हैं कि कम से कम हमने 8 मैक पर यह परीक्षण किया है, बस दुनिया को यह नहीं बताना चाहते कि हमने कितना तेज गति का बना लिया है, वो हमारा सीक्रेट है, वो हमने बना लिया, इसलिए डीआरडीओ ने उस नंबर को ब्लर किया हुआ है जब वो चल रही है। ऐसे में स्पीड क्या रही होगी ये तो जब मिसाइल चलेगी तब पता चलेगी, लेकिन हमने अपने इरादे बता रखे हैं कि फिलहाल जो 6200 किलोमीटर पर परीक्षण हुआ है हम वो 9000 किलोमीटर पर करना चाहते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी इसे अपने पास नहीं रखते, हमने इतना बड़ा वेपन सिस्टम बना लिया है। रक्षा विशेषज्ञ इसे कैसे देखते हैं? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल सिस्टम किसी के पास होना उसकी टेक्नोलॉजी को उन्नत होने के बराबर बताता है कि हां भाई ये अपग्रेड कर गए हैं, और अपग्रेड कर गए हैं तो दुश्मन को इनसे डरना चाहिए। यही कारण है कि चाहे रशियन टाइम्स हो जिसने इसे हिस्टोरिक इवेंट बताया, इसी प्रकार से ब्लूमबर्ग हो, अल अरेबिया हो, हर खबर के अंदर छपा है। पाकिस्तान ने भी इसे कहा है कि चाइना, रशिया और यूएस के बाद अब भारत के पास यह मिसाइल सिस्टम है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय इमेज इसका तगड़ा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी रफ्तार के कारण और हवा में मैन्यूवरिंग की जो कैपेसिटी है उसके कारण यह अपने लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। क्या दुनिया में कभी इसका उपयोग हुआ है? तो देखो क्या है, रशिया के पास 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो हाइपरसोनिक हैं। एक का नाम किंजर है और दूसरी का नाम जिरकॉन है। तो रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ तो उसने किंजर मिसाइल सिस्टम जो है वो चलाकर दिखाया था।